आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। चलिए, आज से जो हमारा झारखंड हिस्ट्री मीन्स का जो क्लास चल रहा था, हमने एक वीडियो इसमें बनाया था जो था आपका आदि धर्म पर। आदि धर्म या फिर सरना संस्कृति। सरना संस्कृति हमारा सबसे पहला टॉपिक यही था और इसका वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो है सदान की संकल्पना और नागपुरिया भाषा का प्रकटन। ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग 2 प्रश्न पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सदान के बारे में और एक नागपुरिया भाषा का जो प्रकटन है इसके बारे में। तो चलिए, आज का जो क्लास है उसको इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, झारखंड में सदानों की संकल्पना पर प्रकाश डालें। तो सदान बेसिकली है क्या? तो देखिए, हमने पिछला क्लास में आदिवासियों के बारे में पढ़ा था। आदिवासियों यानी कि आदिकाल से रहने वाले लोग। तो आदिवासी और सदान ये 2 चीज़ें। तो सदान कोई छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा लॉन्ग कंसेप्ट है जिसको हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन भी वही है, सदानों की संकल्पना पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। पहले सदान को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आंसर, तो झारखंड में मूलतः 32 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, ये तो हम सभी को पता है, जिनके साथ सदान लोग भी रहते हैं। झारखंड में निवास करने वाले मूल गैर जनजातीय लोगों को सामान्यतः सदान कहा जाता है। तो सदान का अगर हम लोग बात करें एक लाइन में, तो सदान क्या है? तो सदान झारखंड में जो गैर जनजातीय लोग हैं, गैर जनजातीय लोग, यही सदान है। गैर जनजातीय लोग सदान है। लेकिन क्या सारा गैर जनजातीय लोग सदान है? तो आंसर है नहीं। सभी गैर जनजातीय लोगों को हम लोग सदान नहीं कह सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ डेफिनेशन भी है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और आपको पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जाएगा। तो झारखंड में जो गैर जनजातीय लोग हैं और मूलतः यहीं के निवासी है, यानी कि मूल गैर जनजातीय लोगों को हम लोग सदान कहते हैं। फिर आदिवासी और सदानों की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपराएं आपस में घुली मिली हुई है। सही बात है। फिर सदान शब्द की उत्पत्ति 18वीं से 19वीं शताब्दी में हुई, परंतु झारखंड में इसका अस्तित्व 10वीं शताब्दी से ही माना जाता है। झारखंड में इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 10वीं शताब्दी के आसपास। सदान शब्द की उत्पत्ति सदा शब्द से हुई है। सदा जो एक उर्दू साहित्य का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है हमेशा से। इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए डॉक्टर बीपी केसरी लिखते हैं, सदान शब्द की उत्पत्ति सत्य, सत्य, सदमा, सदोम से हुई है, जिसका अर्थ है जो लोग घर में रहते हैं, जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखते हैं आदि। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हमने सदान को समझा। सदान क्या है? तो एक लाइन में बोलेंगे तो झारखंड में जो मूल गैर जनजातीय लोग हैं, मूल गैर जनजातीय लोग, सामान्यतः वही सदान है। अब आदिवासी और सदान 2 कंसेप्ट आता है। आदिवासी और सदानों की जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, जो रीति रिवाज है, सब आपस में घुली मिली हुई है। इतना क्लियर है? अब अगर हम लोग सदान के बारे में अगर थोड़ा डीप में घुसेंगे, तो सदान शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है सदा शब्द से। सदा क्या है? तो ये एक उर्दू साहित्य का एक शब्द है, इसका मतलब होता है हमेशा से। और इसके बारे में डॉक्टर बीपी केसरी क्या लिखते हैं कि सदान शब्द की उत्पत्ति सत्य, सत्य, सदमा, सदोम से हुई है। और इसका मतलब यही होता है कि जो लोग घर में रहते हैं और जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि जो झारखंड का ही निवासी है,
वही सदान है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सदान झारखंड के मूल और गैर जनजातीय लोग हैं। ओवरऑल यही निकला कंक्लूज़न कि सदान झारखंड के मूल और गैर जनजातीय लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातीय सदान नहीं हैं। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि क्या सभी गैर जनजातीय सदान है, तो आंसर है नहीं। तो सदान की परिभाषा निम्नलिखित आधारों पर दी जा सकती है। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे सदान को अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से। तो सबसे पहला है व्युत्पत्ति की दृष्टि से। समझते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम लोग किसे सदान कहेंगे। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द का अर्थ ऐसे लोगों से है जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। यहाँ यानी कि झारखंड में। जैसे कि सदानी भाषा नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को सद परेवा कहा जाता है। अब ये सदानी भाषा क्या है? तो सदानी भाषा में चार भाषा आता है। चार भाषा, एक आता है नागपुरी, दूसरा आता है खोट्ठा, तीसरा आता है पंचपरगनिया, चौथा आता है कुरमाली। ठीक है। अब ये जो सदानी भाषा है उनमें से एक भाषा है नागपुरी। नागपुरी में एक कहावत है कि जो घर में बसने वाले कबूतर हैं उसको कहते हैं सद परेवा, और जो जंगली कबूतर हैं जो बाहर से आकर बसे हैं उसको कहते हैं बनिया कबूतर, हाँ बनाया कबूतर। ठीक उसी प्रकार से सदान को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सदान जो है वो सद परेवा है, यानी कि वो झारखंड में ही शुरू से ही रहा है। अब नीचे का जो टेबल है उसमें कुछ अंतर को हमने स्पष्ट किया है, कुछ आदिवासी में और सदान में। जैसे कि आदिवासी और सदान क्या अंतर है इसको देखते हैं। तो आदिवासी जो होती है वो कबीलाई होती है और सदान समुदाय होते हैं। कबीला यानी कि कबीला भी एक संगठन है, समुदाय भी एक संगठन है। कबीला छोटा स्तर पर होता है, समुदाय थोड़ा बड़ा स्तर पर होता है। आदिवासी घुमंतु स्वभाव के लोग हैं, लेकिन अभी तो ये सब खत्म हो चुका है। तो किंतु कुछ कबीलाई लोग अब स्थायित्व प्राप्त करने में लगे हैं। लेकिन सदान स्थायी निवास स्थान बनाते हैं, परंतु किसी निश्चित उद्देश्य के लिए यह स्थान परिवर्तित करते हैं। आदिवासी जनजातीय मूल निवासी हैं और सदान गैर जनजातीय मूल निवासी हैं। मेन बात यही है कि सदान जो है ना वो आदिवासी, यानी कि जो आदिवासी जो है वो जनजातीय मूल के निवासी है, जनजातीय है, लेकिन सदान एक गैर जनजातीय है। तो ये था व्युत्पत्ति की दृष्टि से। नेक्स्ट है भाषा की दृष्टि से। तो भाषा की दृष्टि से आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई सदान है या नहीं? तो उसकी भाषा को देख करके। तो जो भाषा है सदानों का वो चार है। कौन कौन सा? तो खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। जो ये चारों भाषाओं में से किसी एक का अगर यूज़ करता है मतलब वो सदान है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि भाषा की दृष्टि से वह गैर जनजातीय व्यक्ति जिसकी भाषा मौलिक रूप से यानी कि मातृभाषा की तरह खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली है, वही सदान है। नेक्स्ट है धार्मिक दृष्टि से। तो धार्मिक दृष्टि से सदान प्राचीन काल से हिंदू है। अब है इस्लाम। तो इस्लाम का जो आगमन है वो झारखंड में 16वीं सदी में हुआ था, और जैन धर्म के लोग भी झारखंड में शुरू से ही निवास करते हैं। शुरू से ही यानी पहले से ही झारखंड में रह रहे थे जैन धर्म के लोग। तो इस प्रकार से आज इन सभी धर्मावलंबियों की मातृभाषा जैनी और उर्दू या अरबी फारसी ना होकर के क्या है? तो खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली आदि ही है, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो। और तभी तो वो सदान है। और जिसकी मातृभाषा सादरी नहीं है, सादरी यानी कि वही खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली,
सादरी भाषा बोल दीजिए या फिर सदानी भाषा बोल दीजिए। तो अगर सदानी भाषा नहीं है तो वो सदान नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा धार्मिक दृष्टि से, जैसे कि मान के चलिए कोई सदान है, वह मुस्लिम है, मुस्लिम को ले लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे। तो मुस्लिम लोगों का आगमन तो 16वीं सदी में हुआ है। अब कोई जैन को ले लेते हैं, कोई जैनी है यहाँ पे, मान के चलिए जैन धर्म के लोग, कोई जैन है। तो जैन धर्म के लोग भी झारखंड में तो शुरू से ही बसते आ रहे हैं, सब तो सद परे हुआ है। तो इन लोग का जो भाषा है अगर मुस्लिम है तो क्या अरबी फारसी ही लोग यूज़ करता है? तो आंसर है नहीं, ये करता होगा लेकिन इसके साथ एक और मातृभाषा है। यानी कि मातृभाषा यानी कि क्या होता है, जो आप जन्म से मतलब जन्म के बाद जो सबसे पहले सीखते हैं, यानी कि माँ की कोख से जो आप भाषा सीखते हैं, तो वो तो खोट्टा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है। तो मुस्लिम लोग भी इन्हीं चारों भाषाओं में से कोई एक का अगर यूज़ करता है, जैनियों में से भी कोई अगर एक भाषा का यूज़ करता है, तो हम लोग इसे सदान कहेंगे। और सदान है भी, बहुत से मुस्लिम संप्रदाय के लोग सदान है झारखंड में। और इसकी जो भाषा है वो विदेशी भाषा नहीं है, बल्कि खोट्टा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली ही है। अगर इन चारों भाषाओं का अगर वो यूज़ नहीं करता है, यानी कि चारों भाषाओं में किसी एक का अगर यूज़ नहीं करता है, तो उसको हम लोग सदान नहीं कहेंगे। यहाँ पे सदान होगा सदान। तो ये था धार्मिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से एक लास्ट बात, मतलब एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी धर्म का कोई भी भले ही मानता हो, कोई भी धर्म को कोई भी इंसान भले ही मानता हो, लेकिन उसका जो भाषा है वो इन चारों में से किसी एक होना, मतलब कोई एक होना चाहिए, तभी हम उसको सदान बोल पाएंगे। नेक्स्ट है प्रजाति दृष्टि से। तो प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य माने जाते हैं। आर्य यानी कि क्या होता है, सभ्य होता है। हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता में, आर्य सभ्यता। तो आर्य माने जाते हैं। कुछ द्रविड़ भी सदान है। द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत साइड, दक्षिण भारत में निवास करने वाले लोग, तो वो लोग भी सदान हैं। और यहाँ तक कि कुछ आग्नेय कुल के लोग, ये भी एक कुल ही है, आग्नेय कुल के लोग भी सदान हैं। पुरातात्विक अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि असुर से पहले भी कोई एक सभ्य प्रजाति यहाँ आई थी। ऐसा माना जाता है कि असुर सभ्यता से पहले भी यहाँ पे कोई एक सभ्यता आई थी, और वो एक सभ्य प्रजाति थी, मतलब सभ्य प्रजाति ही थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभ्य प्रजाति सदान थी, जो यहाँ के मूल निवासी थी। बस इतना भी अगर आप लिख दीजिएगा प्रजातीय दृष्टि से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन किए हैं कि प्राचीनता की दृष्टि से सदानों को कई कालों में बांटा गया है। जैसे अगर ये सब आप लिखेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज आपका वर्ड सफिशिएंट है। अब कुछ कालखंडों में हमने बांटा है सदानों के लेकर के। तो सबसे पहला वही कि असुर से पूर्व वास करने वाली एक सभ्य प्रजाति, जिसकी चर्चा इतिहासकार या फिर मानव शास्त्री करते हैं, संभवतः वे सदान थे। दूसरा है कि असुर के काल के सदान, यानी कि असुर के टाइम पे जो सदान आए थे लेकिन मुंडाओं से पहले आकर जो बसे थे, वो सदान है। और अपने पूर्वजों से जो सदान उत्पत्ति होती गई और एक मतलब जनसंख्या फैल गया, अपने पूर्वजों से उत्पन्न हुए सदान की सामान्य जनसंख्या, वो भी सदान है। ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। एक तो असुर से पहले आया था, यानी कालखंड को बांट रहे हैं। फिर मुंडाओं के साथ या उनके बाद आए सदान जो उराव से पूर्व काल के थे। कौन सा काल का बात कर रहा है कि मुंडाओं के साथ जो आए थे या उसके बाद जो आए थे, लेकिन कब तक, उराव से पहले, यानी मुंडाओं के बाद और उराव से पहले जो लोग आए और बसे, वो सदान है। उस कालखंड को यहाँ पे हमने बांटा। फिर है उराव के साथ या उसके बाद आए सदान और पूर्वजों से विकसित सदान जनसंख्या। फिर मुगल काल में आए लोग, ये भी सदान। फिर अब ब्रिटिश काल में आए लोग, ये भी सदान कहलाए। और आज़ादी के बाद आकर बसे हुए गैर जनजाति लोग भी सदान कहलाए। तो ये था प्रजातीय दृष्टि से। नेक्स्ट है
जातिगत दृष्टि से। तो जातिगत दृष्टि से सदानों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले भाग में ऐसे सदानों को रखा जा सकता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं, यानी कि जो झारखंड में तो निवास करता ही करता है और इसके साथ देश के अन्य हिस्सों में भी वो निवास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर आदि। इनमें से कुछ एक आध को याद रख लीजिए और एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि कुम्हार, कुर्मी, सोनार, ठाकुर, इतना ही काफ़ी है। ये आपको झारखंड के साथ साथ अदर स्टेट में भी देखने को मिल जाएगा। दूसरे भाग में ऐसे सदानों को रखा जाता है जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बड़ाइक, देसावली, प्रमाणिक, भुइयाँ, पान, रोतिया, धानु, गोड़ाइट, पाइक, तांत्रिक, स्वांसी, रक्सेल, लोहड़िया आदि। तो ये एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सदान हैं जिसका मूल स्थान झारखंड ना होकर के झारखंड से बाहर है, जैसे कि गोंड हो गया, तिरहुरिया हो गया, अवधिया हो गया, कन्नौजिया हो गया, ये सब। तो अब तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा, जितना सारा पॉइंट्स पढ़ा, वो सब सदान को डिफाइन किया है अलग अलग दृष्टिकोण से। तो ये हमारा सदान का टॉपिक कंप्लीट हुआ, यानी कि सदान की संकल्पना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सदान को थोड़ा और समझते हैं कि सदानों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा किस प्रकार से है और क्या क्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो सदानों और आदिवासियों की सांस्कृतिक संरचना लगभग एक जैसी है, सदानों की और आदिवासियों की। फिर सदान परिवार की सांस्कृतिक संरचना अधिकतर सनातनी परिवार की तरह है, यानी कि सनातनी परिवार का जिस प्रकार से जीवन यापन होता है, कुछ सदानों का या फिर अधिकतर सदानों का उसी प्रकार से होता है। लेकिन अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य आदिवासियों की तरह संपन्न होते हैं, जैसे कि शादी विवाह, पर्व त्योहार, नृत्य गान, भाषा आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि सदानों की और आदिवासियों की जो संस्कृति है वो लगभग एक जैसी ही है। सदान परिवार का जो सांस्कृतिक संरचना है ज़्यादातर सनातनी परिवार से मैच करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसका जो स्वरूप है वो आदिवासियों की तरह है, जैसे कि शादी विवाह हो गया, पर्व त्योहार हो गया, नृत्य गान हो गया, भाषा हो गया, ये सब। सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के मूल निवासी है, सही बात है। इनकी साझा संस्कृति है। अब दोनों मूल निवासी हैं तो साझा संस्कृति होना स्वाभाविक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जो संस्कृति है वो साझा संस्कृति है। इसके कारण सदानों में आर्यपन के साथ साथ आदिवासीपन की भी झलक दिखाई पड़ती है, यानी कि आर्यपन यानी कि वही जो हमने पढ़ा था पहले, और आदिवासीपन दोनों की झलक दिखाई पड़ती है। किस प्रकार से दिखाई पड़ती है उसको हम लोग एक एक टॉपिक के माध्यम से कवर करते हैं। पहला है धर्म। तो सदान में सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग धर्म के लोग सदान कहे जा सकते हैं। कंडीशन क्या है, तो उसके भाषाई दृष्टिकोण से देखिए, कुरमाली, पंचपरगनिया, नागपुरी और खोरठा, इन चारों में से कोई भाषा का अगर यूज़ करता हो तो वो सदान है। तो जैन धर्म के लोग भी सदान हो सकते हैं, कोई मुस्लिम है वो भी सदान हो सकते हैं। तो सदान का एक जो जाति है जैन धर्म से प्रभावित है। कहाँ पे, तो सराक नामक एक छोटे से क्षेत्र में। वहाँ पे क्या खासियत है, तो वो लोग भी जैनियों की तरह सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते तथा मांस मछली का सेवन भी नहीं करते। ये लोग सूर्य एवं मनसा के उपासक हैं। सूर्यदेव और मनसा माता की ये लोग पूजा करती है, ये लोग पूजा करते हैं, यानी कि उपासक है। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है। 16वीं सदी के बाद इस्लाम धर्मावलंबी भी यहाँ बस गए, जो कालांतर में सदान कहे गए।
तो यानी देख पा रहे हैं हिंदू भी सदान मिल जा रहा है, मुस्लिम भी सदान मिल जा रहा है, जैन भी सदान मिल जा रहा है। अलग अलग धर्म जो यहाँ पे शुरू से रहते आ रहे हैं और कोई एक भाषा का यूज़ करते हैं जो कि सदानी भाषा है। सदानी भाषा में से किसी एक भाषा का अगर यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग सदान यहाँ पे कह दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, हिंदू, मुस्लिम, जैन, वैष्णव, कबीरपंथी जैसे विविध धर्मावलंबियों के कारण एक और गुरु पुरोहित की परंपरा है तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवियों की प्रथा भी है। ये सदानों की बात कर रहा है कि जहाँ एक सदान मतलब क्या कि अलग अलग धर्म के लोग भी सदान हो सकते हैं। तो जिस कारण से एक और गुरु पुरोहित की भी हमें परंपरा देखने को मिल सकती है तो दूसरा और मुल्ला मौलवियों की भी प्रथा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ओझामती के साथ साथ डायन और भूत भी प्रचलित है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सदानों की धार्मिक परंपरा पुरोहितवाद और कर्मकांड से व्याप्त है। तो ये था आपका धार्मिक पॉइंट पर सदानों के बारे में डिटेल्स। नेक्स्ट चलते हैं शारीरिक गठन। तो सदानों की शारीरिक गठन में आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक। आर्य यानी कि श्रेष्ठता, द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत से संबंधित और आस्ट्रिक यानी कि ऑस्ट्रेलियाई से मैच करेगा। तीनों के कमोवेश लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हाँ, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो श्रीलंका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये लोग वहाँ का जो मतलब मूल निवासी है, श्रीलंका का जैसे बेड्डा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सब मतलब वहाँ पे जो मूल निवासी रहते हैं उन सबसे इन लोग का जो शारीरिक गठन है वो मैच करता है। तो ये आदिवासियों से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ते हैं। सदानों में गोरे, काले, सांवले तीनों रंग दिखाई पड़ते हैं। यानी कि आपको इतनी याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना इसमें कि यहाँ का जो भी आदिवासी सदान है, आदिवासी का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो तो आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक सब है, हम लोग पढ़े थे आदिवासियों में। या तो आप झारखंड हिस्ट्री में ये झारखंड जीके का जनजाति वाला चैप्टर में आप पढ़ लेंगे अच्छे प्रकार से। तो सदानों में भी सेम है। यहाँ पे सदान का जो शारीरिक गठन है वो आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक तीनों से मतलब तीनों के लक्षण थोड़ा बहुत दिखाई पड़ते हैं और ये आदिवासियों से भी बिल्कुल अलग दिखते हैं। और आदिवासियों में भी सेम चीज़ है। आदिवासी जो यहाँ की है, जो जनजाति है, वो भी श्रीलंका के बेड्डा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ क्या जो मूल निवासी है उन लोग से मैच करेगा चेहरा, यानी कि वहाँ के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। फिर है वेशभूषा। तो सदानों में हम लोग सभी जानते हैं कि धोती, कुर्ता, गमछा, चादर ये सब प्रचलित थी। किंतु वर्तमान समय में उपयुक्त वस्त्रों के अतिरिक्त पैंट, शर्ट, कोट, टाई, पजामा, सलवार, कुर्ता, साड़ी, महिलाओं में जैसे कि सलवार हो गया, साड़ी हो गया, ये सब का प्रयोग अभी प्रचलित है। तो आदि प्राय सभी तरह के बिहार और बंगाल से प्रचलित वस्त्र धारण करते दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो इजी है। फिर आभूषण। तो आभूषण में क्या क्या प्रचलित है लोग में, तो बंगाल, बिहार में प्रचलित आभूषण सदानों में खूब प्रचलित है। यही नहीं, आदिवासियों में प्रचलित कुछ आभूषण सदानों में भी प्रचलित हैं। जैसे कि कुछ आभूषण का नाम में यहाँ पे जैसे कि पोला, शाखा, कंगन, बिछिया, हार, हंसली, सिकरी, बुलाक, नथिया, तरकी, करणफूल, मनटिक्का, पटवासी आदि आभूषण महिलाओं में प्रचलित है। अब इसका डिटेल्स हमें नहीं पता, कोई महिला ही आपको बता सकती है कि ये सब आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। बाकी जो आपको याद रहेगा लिख दीजिएगा। सदानों में आदिवासियों की तरह गोदना का भी प्रचलन है। तो गोदना प्रथा भी पाई जाती है सदानों में भी आदिवासियों के जैसा। तो ये हो गया आभूषण से संबंधित। नेक्स्ट है गृहस्थी के सामान। तो आजकल स्टील, प्लास्टिक एवं एल्युमिनियम के सामान प्रायः गांव से शहर तक सदानों के घरों में भी दिखाई पड़ते हैं। ये तो सभी पता है, क्योंकि जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, अब तो मिट्टी का बर्तन बहुत कम मिल रहा है सभी के घरों में। अभी प्लास्टिक, एल्युमिनियम यानी कि धातु से बने
सामान का ही यूज़ ज़्यादातर कर रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा सभी के घर में नहीं है। अधिकतर घरों में अभी भी हमें मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो आजकल स्टील, प्लास्टिक, एल्युमिनियम के सामान प्रायः गांव से शहर तक सभी सदानों के घरों में दिखाई पड़ते हैं। किंतु गांव में अभी भी 60% सदान आदिवासी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करती है। घरों में हंडिया, गगरी, चुका, ढकनी अवश्य दिखाई पड़ते हैं। सदानों में पीतल और कांसा के बर्तन रखना समृद्धि का द्योतक माना जाता है। यानी कि अगर कोई सदान है वो पीतल, कांसा ये सब बर्तन का प्रयोग कर रहा है, मतलब उसकी स्थिति में कुछ प्रगति हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, तो समृद्धि का द्योतक माना जाता है। सामूहिक भोज में पत्तल दोना का ही प्रचलन है। ये तो आप सभी को पता होगा, झारखंड में रह रहे हैं तो, कि दोना किसे कहते हैं और पत्तल किसे कहते हैं। खेती बाड़ी के सामानों में आदिवासी और सदान के उपकरण एक समान ही है। तो ये था गृहस्थ के सामान। फिर है शिकार और औजार। तो सदानों में शिकार का प्रचलन है। मछली मारने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं। कुमनी हो गया, बंसी हो गया, ये बंसी डांग, पोलाई, घोगी आदि औजार हैं। तीर धनुष और तलवार, भाला, लठा चोंगी, गुलेल आदि भी औजार हैं। सदानों में बंदूक रखने की प्रथा जमींदारी के कारण रही है, लेकिन अभी यह प्रचलन कम हो गया है। तो इसमें भी कुछ समझने लायक बात नहीं है, इजी है ये भी। बस आपको याद रखना है ये सब नाम सब। जैसे कि अभी ज़माना काफ़ी प्रोग्रेस कर गया है, जिस कारण से ये सब से आप परिचित नहीं होंगे। जाल से शायद परिचित होंगे, लेकिन कुमनी, बांस डोंगे, ये बंसी हो गया, डांग हो गया, पोलाई, घोगी, ये सब शायद नहीं पता होगा आपको, इसलिए आपको याद रख लेना है। अब नातेदारी व्यवस्था में किस प्रकार से हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि सदान समाज पितृसत्तात्मक है। तो पितृसत्तात्मक में परिवार का मुखिया कौन होगा? पिता होगा, लिख देना है आपको। और पिता के बड़े भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बड़का बाबूजी बोलते हैं। माता की बहन मौसी होती है। पिता को छोटे भाई काका होता है या फिर पितिया होता है। पिता के पिता दादाजी कहलाते हैं। पिता की माँ दादी कहलाती है। मातृ कुल में माँ का भाई मामा, माँ के पिता नाना कहे जाते हैं। मातृ पितृ कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है। अब मजाक वाले रिश्ते में बड़े भाई की पत्नी, जैसे कि भोजी या फिर भाभी हम लोग बोलते हैं, तो सदानों में भोजी बोला जाता है। बहन की पति बहनोई या भाटू, पति के छोटे भाई को देवर, पत्नी की छोटी बहन साली के साथ साथ दादा दादी, नाना नानी भी मजाक वाले संबंध हैं। यानी कि इन सब के साथ मजाक के वाले, मतलब मजाक के कर सकते हैं, तो मजाक वाले संबंध है वो सब। फिर है पर्व त्यौहार। तो पर्व त्यौहार ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग पहले लिखिएगा, पहले यानी कि स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको नातेदारी वगैरह लिखना है। तो पर्व त्यौहार सदानों की पहचान के लिए बहुत बड़ा आधार है। सदानों के त्यौहार वही है जो आदिवासियों के लिए भी है, यानी कि सदान और आदिवासियों का त्यौहार एक ही जैसा है। जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा के अतिरिक्त जितिया, सोहराय, करमा, सरहुल, मकर संक्रांति, टूसू, तीज आदि सदानों के प्रमुख पर्व त्यौहार हैं। मुसलमान ईद, मुहर्रम आदि मनाते हैं। तो ये हो गया पर्व त्यौहार। फिर नृत्य एवं गीत। तो सदानों के गांवों की पहचान अखड़ा से होती है। अब ये अखड़ा क्या होती है? तो गांव का जो सांस्कृतिक स्थल होता है, वो सांस्कृतिक स्थल जहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, बेसिकली वही अखड़ा होता है। तो गांव की जो पहचान है सदानों में, वो अखड़ा से होती है। अखड़ा आदिवासियों की तरह सदानों के गांव में भी होता है। कर्मा उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य अखड़ा में होता है। यानी कि कर्मा उत्सव जो होता है भादो महीना में मनाया जाता है, तो इसमें जो नृत्य होता है ना, वो अखड़ा में होता है, गांव का अखड़ा में। क्यों होता है? क्योंकि यही सांस्कृतिक स्थल होता है। गांव के कई भी महत्वपूर्ण अगर डिसीजन लेना होगा तो वो अखड़ा में ही लिया जाता है।
युवा गृह जैसे संस्था भी अखरा में ही होता है। फिर जावा जगाने के लिए रात भर नृत्य होता है। ये कर्मा का बात कर रहा है, रात भर वहाँ पर नृत्य होता है। इसके अतिरिक्त शादी विवाह में भी महिलाएं नृत्य करती हैं। डोमकच, झूमटा, झूमर आदि सामूहिक नृत्य हैं। घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य आदि नृत्यों का प्रचलन सदान समाज में है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य, इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। सारा नृत्य के बारे में आप झारखंड जीके के क्लास में पढ़ेंगे, डोली मैम के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। डोली मैम आपका झारखंड जीके का क्लास ले रही है, आप उसमें उनका वीडियो को लगातार देखिए। ये टॉपिक आपको हो जाएगा कवर, या फिर हो गया होगा, देख लीजिएगा। तो फिलहाल अभी आपको याद रख लेना है नृत्य एवं गीत का ये पॉइंट। कुछ भी याद रख लेंगे तो भी चलेगा आपका, जरूरी नहीं कि सारा नृत्य आपको एग्जाम में मेंशन करना है। आपको याद रखना है कि अखरा होती है कुछ, ये सांस्कृतिक केंद्र होती है गाँवों में, सारा कार्यक्रम यहीं पे आयोजन किया जाता है। इनमें से जो कर्मा का जो नृत्य है वो भी अखरा में ही होता है। यहाँ पे लड़कियों का समूह रात भर नृत्य करती है, और इसके अलावा जो शादी ब्याह है वहाँ पे महिलाएं नृत्य करती है। झारखंड में जितना सारा फेस्टिवल है सब में नृत्य गान ये सब चलता ही रहता है। प्रमुख नृत्य में और गान में कुछ कुछ मेंशन आपको कर देना है। अगर आप झारखंड जीके के क्लास में अगर ये चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। तब आपको जितना याद रहेगा लिख दीजिएगा, जैसे कि डोमकच, झूमटा, झूमर ये सब। फिर नृत्य में घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य लिख दीजिएगा। फिर सदानों की गीत उनके राग और सुर के नाम पर नामित है, जैसे डोमकच, झूमटा, अंगनई, सोहर, मर्दानी झूमर, सोहराई नृत्य आदि। चलिए अब हमारा सदान का सारा टॉपिक कवर हो गया। लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए कि सदान झारखंड के मूल निवासी है। यह विभिन्न जातियों का समूह है जो खोट्टा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली भाषाएं बोलता है। अंग्रेजों ने आदिवासी और सदान की मित्रता पर प्रहार किया। आदिवासियों को इसमें आंशिक सफलता भी मिली, और झारखंड में दिक्कू का प्रयोग अंग्रेजों ने सदानों के लिए किया था। देखिए अंग्रेजों के द्वारा एक वर्ड यूज़ किया जाता था दिक्कू। दिक्कू देखिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं घुसना है, सीधा सीधा याद रखिए। अंग्रेज जो दिक्कू शब्द का प्रयोग किया वो अंग्रेज क्या बोलते हैं, सदानों के लिए किया था। बस इतना ही याद रखिए, अन्यथा आप ये लाइन हटा भी सकते हैं, ये लास्ट लाइन हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी वर्ड हमारा हो गया सदान से संबंधित। तो सदान के बारे में आप एग्ज़ाम में अगर कुछ भी पूछा जाए आप लिख लेंगे इतना ही पढ़ के। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है सदान की संकल्पना। एक टॉपिक मेंशन है नागपुरिया भाषा का प्रकटन। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, वो है झारखंड में नागपुरी भाषा साहित्य या लोक साहित्य के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। यानी कि नागपुरी भाषा के जो विकास हुआ है उसका जो सीक्वेंस है, एक क्रम यानी क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको लिख देना है सारा चीज़ों को। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो झारखंड लोक साहित्य के दृष्टिकोण से एक समृद्ध प्रदेश है। यहाँ कई प्रकार के भाषाओं का प्रचलन मिलता है। सामान्यतः झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं एवं बोलियों को 3 समूह में बांटा जाता है। पहला आग्नेय या ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा समूह, दूसरा है द्रविड़ भाषा समूह, तीसरा है आर्य भाषा समूह। अब ये क्या है, तो ये समूह है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधे आपको याद रख लेना है कि पहला है ऑस्ट्रिक भाषा समूह या फिर आग्नेय भाषा समूह, दूसरा द्रविड़ भाषा समूह, तीसरा आर्य भाषा समूह। अब आग्नेय या फिर ऑस्ट्रिक भाषा समूह में आता है आपका मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, असुर, कोल, कोरवा, कुरमाली, माली जैसी भाषाएं आती है। और द्रविड़ भाषा समूह, इसके अंतर्गत आपका कुड़ुख और मालतो भाषा को शामिल किया जाता है। और आर्य भाषा समूह,
तो इसके अंतर्गत नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचप्रज्ञा जैसी भाषा शामिल की जाती है। अब इन सारी भाषाओं में हमें किस पर फोकस करना है? क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है? नागपुरी भाषा पर। तो चलिए अब हम लोग पैराग्राफ में नागपुरी के बारे में टिप्पणी करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार नागपुरी भाषा आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। इस भाषा का प्रयोग झारखंड का सदानी समुदाय के लोग करते हैं। सदानी समुदाय अत्यधिक करता है, अतः इसे सदानी बोली या सदानी भाषा भी कहते हैं। सदानी बोली बोल दीजिए या फिर सदानी भाषा बोल दीजिए। यह भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल संपर्क भाषा है, जिसका पलामू क्षेत्र में भी व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे यह छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा, उड़ीसा के सुंदरगढ़, क्योंझर जिले में भी प्रयोग में लाई जाती है। तो ये हमने लिखा नागपुरी भाषा के बारे में कहाँ कहाँ इसको बोला जाता है, इस भाषा का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नागपुरी भाषा के उद्भव एवं विकास। तो चलिए उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ इसको स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रिशियन, रविंद्र फादर, प्रोफेसर केसरी सिंह तथा श्रवण कुमार गोस्वामी ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस प्रकार से? तो सर जॉर्ज ग्रिशियन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये किया गया था कलकत्ता 1902 में। इसमें नागपुरी को भोजपुरी की एक उपबोली के रूप में चिन्हित किया गया। यानी कि इसका जो पुस्तक है, सर जॉर्ज ग्रिशियन ने जो पुस्तक लिखी है वह है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में ये बतलाया गया है कि जो नागपुरी है, नागपुरी भाषा ये भोजपुरी का ही एक उपबोली है। यानी कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नागपुरी को भोजपुरी का एक उपबोली के रूप में चिन्हित किया है। आगे चलकर 1960 में प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने नागपुरी भाषा एवं साहित्य नामक एक आलेख लिखा, जिससे मगही और मैथिली की तरह नागपुरी भाषा को भी मगधी भाषा का उपभ्रंश कहा है। तो काफ़ी इजी है, आपको याद रखना पड़ेगा यह पुस्तक का नाम ठो। सबसे पहले द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इसमें नागपुरी को भोजपुरी का एक उपबोली के रूप में चिन्हित किया। फिर 1960 में प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने नागपुरी भाषा एवं साहित्य नामक एक आलेख लिखा है और इसमें मगही मैथिली के जैसा नागपुरी को भी मगधी भाषा का एक उपभ्रंश बताया है। बस इतना ही आपको याद रखना है और ये सब आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आउट हो सकता है। फिर नागपुरी व्याकरण का विकास भी क्रमिक रूप से हुआ। अब देखते हैं हम लोग नागपुरी व्याकरण के बारे में। तो नागपुरी व्याकरण का विकास भी क्रमिक रूप से हुआ। सर्वप्रथम 1906 में रांची के फादर कॉनराड ने ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज लिखा, जिसके द्वारा नागपुरी भाषा का व्याकरण के निर्धारण का प्रयास आरंभ हुआ। तो इस पुस्तक के माध्यम से नागपुरी भाषा का जो ग्रामर है उसको निर्धारण करने का जो प्रयास है वो प्रारंभ हो गया। फिर समयांतराल में नागपुरी लोक काव्य, लोक कथा तथा शिष्ट साहित्य का व्यापक विकास हुआ है। तो समयांतराल में किस किस का विकास होने लगा? तो नागपुरी लोक काव्य का, लोक कथा का और शिष्ट साहित्य का व्यापक विकास हुआ। अब लोक कथा क्या है? तो ये तो आप सभी पढ़े ही होंगे कि वो कथा जो मौखिक तौर पर लगातार चलते आ रहा है। यानी लोक कथा पर किसी का एक पार्टिकुलर उस पर अधिकार नहीं होता है, ये समाज की प्रॉपर्टी होती है, समाज की चीज़ है। यानी कि मान के चलिए कोई कहानी आप सुने, कोई कहानी आपको सुनाया गया आपको, तो ये आपसे पहले आपके पिता को सुनाया गया होगा, उससे पहले उनके पिता को सुनाया गया होगा। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलती रहती है, यही है लोक कथा। और शिष्ट साहित्य क्या है? तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा लिखा जाता है।
इन सब चीज़ों का भी विकास हुआ था, यानी कि विकास होने लगा अब। फिर नागपुरी लोक काव्य के अंतर्गत 7 प्रकार के गीत रचित किए गए हैं। लोक काव्य के अंतर्गत 7 प्रकार के गीत रचित किए गए हैं, जो है संस्कार, धर्म, त्यौहार, प्रकृति, इतिहास, नीति एवं सामाजिक संबंधों पर केंद्रित है। तो ये हो गया, लोक काव्य के अंतर्गत 7 गीत रचित किए गए हैं और ये संस्कार हो गया, धर्म हो गया, त्यौहार हो गया, प्रकृति हो गया, इतिहास हो गया, नीति हो गया, सामाजिक संबंधों पर केंद्रित है। तथा इसमें श्रृंगार, वीर, करुणा, हास्य, शांत आदि रसों का समावेश है। ये भक्तिमूलक और यथार्थमूलक रचनाएं भी है। फिर नागपुरी में लोक कथाओं का भी व्यापक विकास हुआ। तो लोक कथा यानी कि वही जो मैंने आपको बताया। फिर लोकगीतों की तरह लोक कथाओं में युद्ध, प्रेम, श्रृंगार, आखेट, पशुपालन, कृषि, स्वप्न, आशावादी, संघर्षशील, चमत्कार से जुड़ी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जबकि इसके विषय वस्तु में रीति रिवाज, सामाजिक परंपरा, शकुन अपशकुन, जादू टोना, विदाई का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इन लोक कथाओं में लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियाँ भी होती है। अधिकांश कथाएं आकार में छोटी होती है, लेकिन वह अर्थपूर्ण भी होती है। नहीं, मतलब अधिकांश कथाएं आकार में छोटी है लेकिन अर्थपूर्ण है। यहाँ पे होती है नहीं लिखना है आपको। तो ये पैराग्राफ आपको टफ तो लगा होगा और टफ है भी। क्यों है टफ? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नाम है अल्टर, जो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कुछ समझने लायक बात यहाँ पे नहीं है। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है ये सब आपको सीधा सीधे रटना पड़ेगा। जैसे कि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ये लिखा गया था फादर कॉन्राड के द्वारा। इसी के साथ आपका जो नागपुरी व्याकरण है उसका विकास स्टार्टिंग हो जाता है। फिर टाइम के साथ नागपुरी लोक काव्य, लोक कथा, शिष्ट साहित्य ये सब का विकास होता है। अब लोक कथा के अंतर्गत 7 प्रकार का गीत रचित किए जाते हैं। ये किस पर केंद्रित है वो हमने लिखा। संस्कार पर, धर्म पर, त्यौहार पर, प्रकृति पर, इतिहास, नीति, सामाजिक संबंध ये सब आपको रटना पड़ेगा। और इसमें वीर हो गया, श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, करुणा हो गया, करुण, फिर हास्य, शांत, इन सब रसों का समावेश किया गया है। ये भक्तिमूलक भी है, यथार्थमूलक भी है। फिर नागपुरी में लोक कथा के बारे में हमने लिखा कि इसका भी व्यापक विकास हुआ। लोकगीतों की जैसा लोक कथाओं में भी युद्ध, प्रेम, श्रृंगार, आखेट, पशुपालन, कृषि, स्वप्न ये सब का विचारधारा जुड़ी हुई है। उसके बाद इसके विषय वस्तु, रीति रिवाज, परंपरा, शकुन अपशकुन, जादू टोना, विदाई ये सब का भी चित्रण यहाँ पे मिलता है। कुछ लोकोक्ति, मुहावरे, पहाड़ियाँ, ये सब मतलब कुछ लोक कथाओं में लोकोक्ति, मुहावरे, पहाड़ियाँ भी होती है। अधिकांश कथाएं ऐसी होती है जो आकार में तो छोटी होती है लेकिन अर्थपूर्ण होती है। फिर से होती है, मैंने बोल दिया है, कुछ आकार में छोटा है लेकिन वो अर्थपूर्ण है। तो इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। ज़्यादा टफ नहीं है, मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा झारखंड हिस्ट्री मेंस में सबसे टफ यही प्रश्न है, मुझे लगा जहाँ तक यही है। इसको थोड़ा सा आप लोग रट के पार कर लीजिए, बाकी सब इजी है, सब में कहानी है, आपको समझ आसानी से आप लिख लेंगे पढ़ के। जैसे कि सदान वाला इजी ही लगा होगा। फिर हम लोग विद्रोह सब पढ़ेंगे, जनजातीय संघर्ष पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा पढ़ेंगे, तिलका मांझी पढ़ेंगे, ताना भगत पढ़ेंगे, जो सिलेबस में मेंशन है, तब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में और आप इजीली लिख लेंगे वो सब। सबसे टफ मुझे तो यही लगा था, फिर भी मैंने बहुत सरल करने की कोशिश किया ये सबको, जितना इजी हो सके उन सब बातों का हमने यहाँ पे रखने की कोशिश किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17वीं शताब्दी में नागपुरी लोकगीत श्रेष्ठ साहित्य के रूप में प्रकट होने लगी। अब लोकगीत श्रेष्ठ साहित्य के रूप में प्रकट होने लगी। 17वीं शताब्दी में नागपुरी लोकगीत श्रेष्ठ साहित्य के रूप में प्रकट होने लगी। सही है। प्रथम नागपुरी कवि के रूप में आता है रघुनाथ नृपति, इसको चिन्हित किया गया है। ये प्रथम नागपुरी कवि है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और जब जेपीएससी में पूछा था, पिछला जेपीएससी
11th JPSC में। पिछला नहीं बोल सकते, अभी तक तो क्लियर ही नहीं हुआ है, तो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा है। रघुनाथ नृपति ने जो नागपुरी धारा का विकास किया उसे हनुमान सिंह, बरजूराम, जय गोविंद जैसे लेखकों ने आगे बढ़ाया। इसमें कुछ समझने लायक बात है ही नहीं। जो उसने रचना किया उसको ये सब ने आगे बढ़ाया। फिर आगे चल के नागपुरी साहित्य में इन लोगों ने देशभक्ति, सत्याग्रह, आंदोलन, अकाल व महंगाई से जुड़े गीतों की रचना की। फिर आज़ादी के बाद घरेलू समस्याओं, औद्योगिकरण तथा विस्थापन जैसे विषयों पर साहित्य लिखे गए हैं, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय, उपेंद्र लाल, BP केसरी, रामदयाल मुंडा तथा गिरिराज के नाम से उल्लेखनीय है। फिर आगे चलकर झारखंड आंदोलन पर भी कई साहित्य लिखे गए। 21वीं सदी में प्रगतिवादी कविताओं का दौर चला है, जिसमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक एकता, राजनीतिक बोध, साक्षरता तथा पर्यावरण जैसे मुद्दों पर गीतों की रचना की गई है। यानी कि इस पैराग्राफ में बात किया गया है कि जो नागपुरी लोकगीत है ना, वो शिष्ट साहित्य के रूप में प्रकट होने लगा। सबसे पहला कवि हमारे रघुनाथ नृपति जी आए। इन्होंने जो भी रचना किया उसको आगे बढ़ाने का काम किया हनुमान सिंह, बरजू राय, जय गोविंद ये सब लेखकों ने। फिर धीरे धीरे नागपुरी साहित्य में इन लोगों ने किस पर रचना किया वो सबको हमने लिखा। जैसे कि देशभक्ति हो गया, सत्याग्रह हो गया, कोई आंदोलन हो गया, जैसे कि कहीं अकाल पड़ गया, कहीं महंगाई बढ़ने लगा, तो इस सब से संबंधित जो गीत हो सकता था वो इन्होंने रचना किया। फिर आज़ादी के बाद घरेलू समस्या क्या क्या हुआ, औद्योगिकरण हो गया, विस्थापन हो गया, इस सब से जुड़े कई साहित्य लिखे गए हैं। अब इनमें से प्रफुल्ल कुमार राय कुछ नाम है यहाँ पे आपको याद रख लेना है। उपेंद्र लाल, BP केसरी, रामदयाल मुंडा, गिरिराज ये सब का नाम यहाँ पे उल्लेखनीय है। फिर और आगे चल के झारखंड आंदोलन पर भी कई सारा विषय लिखे गए हैं, कई सारा साहित्य लिखे गए हैं। फिर 21वीं सदी में प्रगतिवादी कविताओं का दौर चला। अब इसमें क्या क्या लिखा गया, तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो गया, सामाजिक एकता हो गया, राजनीतिक बोध हो गया, साक्षरता हो गया, पर्यावरण जैसे मुद्दा हो गया, इन सब पर गीतों की रचना की गई। तो ये है हमारा लोकगीत से संबंधित चीज़। नेक्स्ट है 19वीं सदी में नागपुरी गद्य साहित्य का उदय हो चुका था। अब आता है हमारा गद्य साहित्य। अब इसमें भी बहुत सारा चीज़ का रचना होगा, सिंपल सा बात है। तो इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने मुख्य भूमिका निभाई। 1715 में गौस्नर मिशन ने नागपुरिया आराधना तथा 1938 में ईश्वरी प्रसाद सिंह ने झारखंड मासिक पत्रिका की शुरुआत की। सीधा याद रख लेना है। आगे चलकर ललित निबंधों में प्रफुल्ल कुमार राय ने बरखा, यहाँ पे बरखा होगा, तथा डॉक्टर केसरी ने नेस्वा लोटा लिखी। वही बात है, जब गद्य साहित्य का उदय हो गया तो इससे संबंधित कुछ रचना होगा, वही रचना सब आपको रट लेना है। फिर झारखंड गद्य साहित्य के अंतर्गत श्रवण कुमार गोस्वामी की तेतर की छां, अशोक श्रीधर की रचना नूतन इजोर है, नूतन इजोर। फिर उपरोक्त, ये आंसर मेरा कंप्लीट हुआ। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आर्य भाषा परिवार के रूप में उद्भवित नागपुरी झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश की मुख्य संपर्क भाषा है, जो भोजपुरी मगही के समकक्ष विकसित हुई और यह काव्य कथा के अलावे श्रेष्ठ साहित्य के रूप में पूर्णतः स्थापित हो चुकी है। नागपुरी साहित्य की समस्त विधाओं से परिपूर्ण एवं समावेशित है। यानी कि ओवरऑल हमारा जो नागपुरी भाषा है वह झारखंड का छोटा नागपुर प्रदेश का झारखंड का जो छोटा नागपुर प्रदेश का एक मुख्य संपर्क भाषा है। बस खत्म हो गया। तो मुझे तो ये प्रश्न थोड़ा टफ लगा, आपको भी लगा होगा। बाकी पूरा झारखंड हिस्ट्री में कोई दम नहीं है। सदान की संकल्पना काफ़ी ईजी है और आगे भी आपको ईजी ही मिलेगा, सिर्फ इस प्रश्न को छोड़ के। इसमें बहुत सारा रटने लायक बात है, सिर्फ रटने वाला ही फैक्ट्स है। अगर देखेंगे तो समझने लायक तो कुछ है नहीं, शुरू का कुछ पैराग्राफ समझने लायक चीज़ है, इसमें भी आपको रटने वाला चीज़ ज़्यादा है, जिस कारण से ये टफ हो गया थोड़ा। तो थोड़ा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा राइटिंग कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, ईजी हो जाएगा। अब जब भी इसी जैसा एग्ज़ाम निकालने के लिए थोड़ा मेहनत अगर करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, कर लीजिए।
तो चलिए हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, झारखंड का जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।